रेयांश और विराज उस बेसमेंट से निकलकर मल्होत्रा मेंशन आ गए थे। मेंशन आकर रेयांश और विराज घर के अंदर जा रहे थे, पर उनकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। अब मेंशन पूरा साफ हो चुका था, सभी लाशें हटा दी गई थी। हॉल को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि अभी अभी यहाँ मौत का तांडव हुआ था। अंदर आकर रेयांश ने विराज को अपने स्टडी रूम में आने को कहा और खुद अपने रूम में गया। वहाँ उसने प्रेषा को सोते देखा तो वो बिना कुछ कहे वापस स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में पहुंच उसने विराज से कहा, विराज तुम्हारे हिसाब से ये कौन कर सकता है? रेयांश की बात सुन विराज सोच में पड़ गया। वो कुछ सोचते हुए बोला, रेयांश अभी कुछ क्लियर नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहा वो कमीना, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी मुंह नहीं खोल रहा वो। इतना बोल विराज रेयांश को देखने लगा। तभी रेयांश ने अचानक विराज से पूछा, माल की डिलीवरी हो गई? उसके इतना पूछते ही विराज के फोन पर एक कॉल आया। कॉल को देख विराज ने एक बार रेयांश की तरफ देखा, जैसे उससे परमिशन मांग रहा हो। उसका सवाल समझ रेयांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विराज ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर फ्लेस होते नाम को देखा और कॉल उठाया। कॉल की दूसरी तरह की बात सुन विराज शॉक्ड हो गया। उसने चिल्लाते हुए पूछा, आखिर ये हुआ कैसे? और तुम सब कहाँ मर गए थे? विराज काफी गुस्से में और परेशान दिख रहा था। थोड़ी देर बात करके विराज ने कॉल काट दिया और रेयांश की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी सख्त नजरों से घूर रहा था। रेयांश की भयानक नजरें देख विराज का गला सूखने लगा। वो हकलाते हुए बोला, ब बॉस, वो हमारा माल पुलिस के हाथ लग गया है, डिलीवरी नहीं हो पाई है, ना जाने कैसे, पर हमारे गार्ड्स ने बताया कि जिस एरिया में हमारा माल पकड़ा गया है वहां डार्क ब्लड के लोगों को देखा गया है। इतना बोल विराज रेयांश का चेहरा देखने लगा, जो काफी हैरान था। रेयांश बोला, डार्क ब्लड के लोगों को देखा गया है? पर ये कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना कि वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो डार्क ब्लड है। पूरे अंडरवर्ल्ड पर उसका राज चलता है। एक अकेली औरत पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करती है, पर उसके लोग मेरे काम में क्यों दखल दे रहे हैं? ये बोल वो कुछ सोचने लगा। वही विराज भी यही सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था कि डार्क ब्लड कोई मामूली लोकल माफिया नहीं है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज करने वाली सबसे बेरहम माफिया में से एक है वो। अगर उसकी नजर किसी पर पड़ जाती है तो खुद उसे वो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। विराज यही सब सोच रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो अपना फोन ओपन करके उस मैसेज को पढ़ता है। मैसेज देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो रेयांश से कहता है, रेयांश, डार्क ब्लड अभी इंडिया में ही है। हमारे गार्ड्स ने पता लगाया है कि डार्क ब्लड अभी इंडिया में मौजूद है। ये सुन रेयांश की आंखें अजीब हो जाती हैं, क्योंकि वो जानता था कि डार्क ब्लड उससे भी ज्यादा पावरफुल है। पर वो ये सोच रहा था कि वो इंडिया में क्यों है। वो यही सब सोच रहा था कि विराज बोला, रेयांश, अगर वो इंडिया में है तो क्या इसका मतलब वो इंडियन है? क्योंकि आज तक किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो चाइनीज है, इंडियन है, अमेरिकन है या ना जाने क्या है। ये बोल वो रेयांश को देखने लगा। वही रेयांश कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बोला, इस बार जो गलती हुई दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा और डार्क ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑर्डर दे दो हमारे गार्ड्स को, और मेजर पॉइंट की मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी और बढ़ाओ, और सुबह तक मुझे मेरे टेबल पर डार्क ब्लड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बोल वो अपने स्टडी रूम से निकल गया। रेयांश के बाहर जाते ही विराज अपने मन में बोला, अब क्या तूफान आने वाला है? आखिर ये डार्क ब्लड ने इंडिया में क्यों दस्तक दी है? ये सब सोचते हुए वो मल्होत्रा मेंशन से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ दूर न्यूयॉर्क में एक आदमी, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी और वो देखने से काफी ज्यादा अमीर और हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग में मौजूद लगभग 15 गार्ड्स के ऊपर चिल्ला रहे थे। वो गुस्से में उबलते हुए पूछते हैं, आखिर उसे अभी जाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? वो आदमी काफी गुस्से में अपने दांत पिसते हुए ये सब कह रहे थे। वहां मौजूद सारे गार्ड्स डर से कांप रहे थे। तभी वहां 3 लोग भागते हुए आए। वो तीनों उस गुस्से से उबलते आदमी के आगे खड़े हो गए, जिनमें से एक लड़की थी और बाकी दोनों लड़के। उस लड़की ने हल्का डरते हुए कहा, अंकल, आप तो जानते हैं न कि वो कौन है और क्या है। आपको तो पता है वो किसी की नहीं सुनती। हमने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुकी। उस लड़की की बात सुन वो आदमी उसे घूरने लगा। तभी साइड में खड़े दोनों लड़कों में से एक ने बोला,
डोंट वरी अंकल, हम तीनों अभी इंडिया के लिए निकल रहे हैं। हमारे गार्ड्स इंडिया में बॉस की सिक्योरिटी कर रहे हैं, लेकिन हम भी अभी निकल रहे हैं इंडिया के लिए। उसकी बात सुन वो आदमी बोला, ठीक है, तुम तीनों और बाकी के गार्ड्स भी जाओ इंडिया अभी, और उसकी सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। इतना बोल वो आदमी उन तीनों को घूरने लगा। उस आदमी की बात सुन तीनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही वो आदमी धीरे से खुद से बोले, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? किसी दिन मेरी जान लेकर मानेगी। इस वरदान सिंह को तकलीफ पहुँचाने की हिम्मत बस तुम में ही है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, क्योंकि अभी इसका सही वक्त नहीं है। इतना बोल वो एक गहरी सांस लेते हैं। वहीं इंडिया मुंबई में सुबह के 5 बज रहे थे। रेयांश और प्रशा दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी प्रशा अपना एक हाथ रेयांश के चौड़े सीने पर और अपना एक पैर रेयांश के पैरों पर रख देती है और नींद में उसके करीब आ जाती है। प्रशा के ऐसा करने से रेयांश की नींद खुल जाती है। आंखें खुलते ही प्रशा का बेहद दिलकश और खूबसूरत चेहरा रेयांश के आंखों के सामने आ जाता है। प्रशा का चेहरा रेयांश के बहुत करीब था, इतने करीब कि अगर रेयांश थोड़ा भी हिलता तो उनकी किस हो जाती। वही रेयांश को प्रशा को देख जैसे उसमें खो गया था। उसकी नजरें प्रशा के चेहरे पर जैसे थम गई थी। इस वक्त रेयांश के चेहरे पर कोई क्रूएलिटी नहीं बल्कि एक अलग एहसास दिख रहा था, जो प्रशा की करीबी की वजह से रेयांश के चेहरे पर था। उसे देखते देखते रेयांश प्रशा के करीब और करीब जा रहा था और अचानक ही वो प्रशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। प्रशा काफी गहरी नींद में थी, इसीलिए उसकी नींद नहीं खुली और रेयांश वो तो जैसे प्रशा में डूबता जा रहा था। वो बेहद प्यार से प्रशा के होठों को चूमे जा रहा था। थोड़ी देर किस करने के बाद रेयांश झटके से प्रशा से अलग हुआ। वो प्रशा के चेहरे को देखते हुए बोला, तू ये क्या कर रहा था रेयांश? अपने इमोशंस पर काबू रख। किसी लड़की का नींद में फायदा उठाना गलत है। इतना बोल वो बेड पर से उठा और अपने अंदर आ रहे बदलाव को रोकने के लिए वॉशरूम में चला गया। उसे इस बात की शांति थी कि प्रशा सोई हुई है, तो उसकी इस हरकत के लिए उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वहीं रेयांश के वॉशरूम में जाते ही प्रशा उसी पोजीशन में अपनी आंखें खोल देती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी नहीं बल्कि बहुत पहले ही जाग चुकी थी। वो एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखती है, फिर अपने होठों को वो अपनी उंगलियों से छूती है। उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सच था कि प्रशा काफी देर पहले ही जाग गई थी, लेकिन रेयांश की किस उसे इतना मदहोश कर रही थी कि चाहकर भी वो उसे खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। या ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशा रेयांश को खुद से दूर करना ही नहीं चाहती थी। प्रशा अपने मन में उठ रहे एहसासों को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और रेयांश बाहर आया। रेयांश को देख प्रशा ने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल बदल दिए। वो चुपचाप बेड पर बैठी कुछ सोचने का नाटक कर रही थी। वहीं रेयांश जब बाहर आया तो उसकी नज़र सीधे बेड पर बैठी प्रशा पर पड़ी, तो रेयांश थोड़ा झेंप गया। वो शीशे के पास जाकर रेडी होने लगा, पर आज पहली बार रेयांश मल्होत्रा, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, अपनी चोर नजरों से किसी को बार बार देख रहा था। रेयांश की नजरें बार बार प्रशा पर जा रही थी, वही प्रशा को रेयांश की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, पर वो उसे दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ बोले वो बाथरूम में चली गई। वही रेयांश ने अपना फोन निकालकर विराज को आने के लिए बोल दिया था ताकि दोनों ऑफिस जा सके। थोड़ी देर में प्रशा बाथरूम से बाहर आई। प्रशा सीधे मिरर के सामने गई और अपने बाल बनाने लगी। रेयांश उसे ही देख रहा था, ना जाने क्यों, पर रेयांश जी निगाहें प्रशा पर जाकर ठहर जा रही थी। प्रशा काफी हसीन लग रही थी। उसने एक ब्लैक जीन्स ब्राउन टॉप पहन रखा था जिसमें उसका फिगर और निखर कर दिख रहा था। फिर प्रशा ने एक ओवरकोट पहना और अपने हील्स वाले बूट्स पहने। रेयांश उसे बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा था। वहीं प्रशा रेडी होकर एक नजर रेयांश को देख रूम से निकल नीचे चली जाती है। वहीं रेयांश ये सोच रहा था कि प्रशा हमेशा ही डार्क कपड़े पहनती है, क्योंकि उस बैंक्वेट हॉल में भी प्रशा डार्क कपड़ों में ही थी और नॉर्मली भी वो हमेशा डार्क कपड़ों में रहती है। वो यही सब सोचते सोचते रेडी हो रहा था कि तभी उसे सुबह हुई किस याद आ जाती है और वो अपने होठों को छूता है। वो एहसास महसूस करके रेयांश के चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। ये उसके साथ पहली बार हो रहा था कि किसी लड़की के करीब वो खुद गया। ऐसा नहीं था कि रेयांश के पास लड़कियों की कमी थी, लेकिन वो खुद सारी लड़कियों से दूर रहता था।
वो आज तक कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया और प्रिशा से शादी भी उसने उससे बदला लेने के लिए किया था। रेयांश के दिमाग में अभी काफी कुछ चल रहा था। वो यही सब सोचते हुए नीचे हॉल में आता है जहाँ सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रेयांश भी अपनी जगह पर बैठ गया और देविका जी ने उसे नाश्ता दिया। सब अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि देविका जी बोली, रेयांश बेटा, तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है। प्रिशा हमेशा घर में रहकर बोर होती है, तो तुम आज एक काम करो, प्रिशा को आज कहीं घुमाने ले जाओ। देविका जी की बात सुन रेयांश हल्के गुस्से में बोला, माँ मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अगर आपकी इस प्यारी बहू को घूमना है तो वो अकेली चली जाए। इतना बोल वो प्रिशा को घूरने लगा। वहीं प्रिशा उसकी बात सुन उसे घूरते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं घूमना, और वैसे भी मैं अपने जॉब के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ तो मैं नहीं जा सकती कहीं। इतना बोल उसने रेयांश को देख अपनी जीभ बाहर निकाल दी। जब रेयांश ने देखा कि प्रिशा उसे चिढ़ा रही है तो वो गुस्से से उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, देखा माँ, इसे भी नहीं जाना। उन दोनों की ऐसी हरकतें देख वहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। लेकिन देविका जी थोड़ा सख्त होते हुए रेयांश से बोली, चुपचाप बहू को घुमाने ले जा, आज तू कहीं नहीं जाएगा। और फिर प्रिशा को देख बोली, और प्रिशा बेटा, तुम भी आज कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि आज तुम मेरी बात मानकर रेयांश के साथ घूमने जाओगी। इतना सुन रेयांश और प्रिशा दोनों एक दूसरे की तरफ देख अजीब मुंह बना देते हैं। लेकिन काफी देर बहस करने के बाद रेयांश मान गया और मजबूरन प्रिशा भी मान गई। तभी रेयांश बोला, ठीक है, हम घूमने जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, विराज भी मेरे साथ जाएगा। ये बोल रेयांश घर से बाहर चला गया। प्रिशा भी उसके पीछे बाहर जाते हुए किसी को एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा था, आज नहीं कल होगी मेरी जॉब अप्रूव्ड। इतना बोल वो मल्होत्रा मेंशन से बाहर आ गई। बाहर विराज ऑलरेडी कार लेकर आ चुका था। विराज ड्राइविंग सीट पर बैठा था और रेयांश पैसेंजर सीट पर। प्रिशा भी भागते हुए गई और रेयांश के बगल में जाकर बैठ गई। रेयांश की कार बुलेट प्रूफ थी और काफी महंगी भी। कार जब मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकली तो वो फुल स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। आज रेयांश ने अपने गार्ड्स को अपने साथ आने से मना किया था क्योंकि वो मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ा चुका था और आधे गार्ड्स उस किलर और अटैकर्स का पता लगाने में लगे थे। पर रेयांश नहीं जानता था कि उसकी कार के पीछे काफी देर से लगभग 5 ब्लैक BMW दूरी बनाए हुए काफी देर से चल रही है। वहीं गाड़ी में बिल्कुल शांति बनी हुई थी। प्रिशा खिड़की के बाहर चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो रेयांश को साफ दिखाई दे रहा था। खिड़की से आती हवा की वजह से प्रिशा के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे जो बार बार रेयांश की नजरें अपनी तरफ खींच रहे थे। वहीं आगे बैठे विराज की नजरें भी बार बार प्रिशा पर जा रही थी, पर वो उसे इसीलिए नहीं देख रहा था क्योंकि प्रिशा बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वो तो ये देख रहा था कि इस जल्लाद के साथ रहकर भी ये सही सलामत कैसे हैं। वो अपनी सोच में था कि अचानक उसे किसी की भयानक नजरों की तपिश खुद पर महसूस हुई। उसने सामने लगे मिरर में देखा तो उसकी जान हलक में आ गई क्योंकि रेयांश उसे अपनी भयानक नजरों से घूर रहा था। उसे ऐसे देख विराज अपना ध्यान प्रिशा पर से हटाकर ड्राइव करने में लगाने लगा। इस वक्त गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चल रही थी, पर अचानक गाड़ी के एक टायर में जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो गई। रेयांश ने फुर्ती दिखाते हुए प्रिशा को अपनी बाहों में ले लिया। उसने प्रिशा को कसकर अपने सीने में छुपाया हुआ था। विराज ने जल्दी ही कार कंट्रोल में कर ली और कार रुक गई। वहीं प्रिशा शॉक्ड थी ये देखकर कि रेयांश ने खुद की फिक्र ना करते हुए पहले उसकी जान बचाने के लिए स्टैंड लिया। वहीं जब रेयांश को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया तो वो झटके से प्रिशा को दूसरी तरफ धक्का दे देता है। ऐसा करते ही प्रिशा उसे घूर कर देखने लगती है। कभी रेयांश विराज से कहता है, क्या था ये, देख कर नहीं चला सकते। उसकी डांट सुन विराज बोला, सॉरी सर, वो ना जाने कैसे टायर फट गई, रुकिए मैं चेक करता हूँ, आ गाड़ी में ही रहना। इतना बोल विराज कार से निकल गया और टायर देख बोला, सर टायर पंक्चर हो गया है। ये बोल विराज टायर देखने नीचे झुका, तभी अचानक एक गोली उसके सर के बिल्कुल बगल से होकर निकल गई। विराज ये देख हैरान हो गया। वहीं रेयांश की आंखें सख्त हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। वहीं विराज ने आसपास देखा तो वहां करीब 50 से 60 आदमी जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो लोग कार के आसपास खड़े हो गए। सबके हाथों में बड़ी बड़ी राइफल्स थी। तभी रेयांश भी बाहर निकल आया। रेयांश अपनी काली नजरों से सारे आदमियों को घूर रहा था।
तभी वो आदमी गोलियां चलाने लगते हैं। रेयांश और विराज भी अपनी अपनी गन्स निकाल शूट करने लगते हैं। दोनों तरफ से काफी लड़ाई हो रही थी। कुछ ही देर में वहां काफी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन वो अटैकर्स ज्यादा थे, तो रेयांश और विराज को काफी परेशानी हो रही थी उनसे लड़ने में। वहीं कार में बैठी प्रशा अभी भी बिल्कुल शांत थी, जैसे बाहर क्या हो रहा है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठी थी और बाहर देख रही थी। वहीं विराज टेंशन में आ चुका था, क्योंकि उनका की गार्ड उनकी हेल्प के लिए यहाँ नहीं था और अटैकर्स काफी ज्यादा थे जिनसे लड़ने में दोनों को काफी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक एक बाइक के टायर की तेज आवाज आती है। एक काली स्पोर्ट्स बाइक ड्रिफ्ट मारकर विराज और उन अटैकर्स के बीच में रुकती है। उस बाइक पर बैठे शख्स के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, उसका एक नाखून तक नहीं दिखाई दे रहा था। उसने एक लोग लेदर जैकेट पहनी थी। वो शख्स बाइक से उतर नीचे गिरे 2 पिस्टल उठाता है और विराज की तरफ फेंकता है और खुद उन अटैकर्स से लड़ने जाता है। इस वक्त रेयांश, विराज और वो अनजान शख्स तीनों उन अटैकर्स से लड़ने में लगे थे। वहीं अंदर बैठी प्रशा ने जब उस अनजान शख्स को लड़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वहीं वो शख्स अकेले ही काफी गुंडों को मार रहा था। विराज उसे देख काफी शॉक था। लड़ते लड़ते ही उस शख्स का मास्क निकल जाता है और उसके लंबे बाल उसके कमर तक झूल जाते हैं। रेयांश और विराज दोनों की उसे देखने लगते हैं। फर्क बस इतना था कि रेयांश उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था, वहीं विराज की तो आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी फट गया था। वो मुंह खोले उस लड़की को हैरानी से देख रहा था। वहीं वो अकेली लड़की 50 मौत के साए के सामने तूफान बनकर आई थी, एक ऐसा तूफान जो सिर्फ तबाह करना जानता था। वहीं काफी गुंडे मारे जा चुके थे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रेयांश अपनी गन अपने कमर के पीछे रखकर उन गुंडों को पीटने लगा, जैसे अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल रहा हो। वहीं न जाने प्रशा को क्या हुआ, वो गाड़ी से निकलकर रेयांश की तरफ बढ़ती है। अचानक रेयांश को एक पंच लगता है और वो पीछे प्रशा के ऊपर गिर जाता है। प्रशा और रेयांश दोनों ही जमीन पर गिरे हुए थे। रेयांश प्रशा की आंखों में देख रहा था, जहां उसे किसी भी तरह का डर नहीं दिखाई दे रहा था। अब सारे अटैकर्स मारे जा चुके थे और रेयांश अभी भी प्रशा के ऊपर गिरे उसकी आंखों में झांक रहा था। तभी अचानक प्रशा की नजर रेयांश के पीछे जाती है, जहां दूर एक आदमी पेड़ के पीछे छुपे रेयांश की तरफ अपनी राइफल किए शूट करने वाला था। वो अटैकर्स गोली चलाता उससे पहले ही प्रशा रेयांश का सर अपने गर्दन की तरफ करके उसके कमर के पीछे से एक गन निकाल उस आदमी की तरफ शूट करती है। गोली की आवाज सुनते ही रेयांश, विराज और वो मास्क वाली लड़की तीनों गोली चलने वाली डायरेक्शन में देखते हैं, जहां वही अटैकर नीचे गिरा हुआ था, क्योंकि प्रशा ने एकदम उसके सर के बीचों बीच गोली मारी थी। वहां चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ गोलियों का धुआं वहां फैला होता है। तभी विराज हैरानी से प्रशा को देखकर कहता है, भाभी, क्या था ये? वहीं रेयांश प्रशा को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि ये सब देख उसके दिमाग में भूचाल मच गया था। पर रेयांश प्रशा से कुछ नहीं कहता, बस उसे घूर कर देखता रहता है। तभी प्रशा डरते हुए अपने कांपते हाथों से वो गन छोड़ देती है और रोने लगती है। उसे रोते देख रेयांश उसको उठाता है और कहता है, तुमने गोली इतनी परफेक्ट कैसे चलाई? उसकी बात सुन प्रशा उसे इग्नोर करके रोते हुए उस बाइक वाली लड़की को देखती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर उठ जाती है। वही विराज भी अब बस उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की काफी सुंदर थी। विराज उसे एक टक देख रहा था। वहीं वो लड़की जब प्रशा को देखती है तो भागते हुए उसके गले से लग जाती है। और वही रेयांश ये सब देख कुछ सोच रहा था। वो सोचते हुए ही मन में बोला, क्या इस लड़की के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आखिर क्या हो रहा है ये? फिर वो प्रशा को देखते हुए मन में बोला, एक सिंपल सी लड़की ने इतना सटीक हेडशॉट कैसे मार दिया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर आखिर कौन थे वो लोग जो रेयांश को मारना चाहते थे? और उन अटैकर्स को देख प्रशा डरी क्यों नहीं? और वो मास्क वाली लड़की कौन थी जिसने अकेले ही इतने गुंडों को मार दिया? जानने के लिए सुनिए डेडली डिजायर का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।